नमो नमः। एक बार पुनः आप सभी का 10 रूपकम पुस्तक की इस अध्ययन श्रृंखला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 5 कार्य अवस्थाओं के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी कि जो रूपक है उसकी कथा वस्तु किस प्रकार भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती, अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। तो जिन जिन अवस्थाओं से नायक के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य गुजरता है वे कार्य अवस्थाएं कहलाती हैं। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये कार्य अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं: आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति एवं फलागम। आरंभ और प्रयत्न के बारे में हम समझ चुके हैं कि औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे, कि जब फल प्राप्ति की जो इच्छा के लिए नायक आदि के मन में उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है, वह आरंभ कहलाता है। और जब उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है और उसके लिए जब वह बड़ी तीव्रता के साथ में कोई प्रयत्न करता है तो वही अवस्था प्रयत्न कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम प्राप्त्याशा, नियताप्ति एवं फलागम इन तीनों कार्य अवस्थाओं के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि ये 3 कार्य अवस्थाएँ कैसी होती है, क्या होती है, इनके लक्षण क्या है और किस प्रकार नाटक की कथा वस्तु इन अवस्थाओं से होकर जाती है, या किस समय जो है इन अवस्थाओं की हमें उपस्थिति प्रतीत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो हमारी कार्य अवस्था है वह है प्राप्त्याशा। इसके संबंध में कहा गया, उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव। अर्थात जहाँ उपाय तथा विघ्न की आशंका के कारण फल प्राप्ति के विषय में कोई एकांतिक निश्चय नहीं हो पाता और फल प्राप्ति की संभावना उपाय एवं विघ्न आशंका दोनों के बीच में दोलायमान रहती है, वहाँ पर प्राप्त्याशा नामक अवस्था होती है। क्रमशः पहली जो अवस्था हुई वो नायक या जो भी कार्य प्रारंभ कर रहा है उसके मन में जो उत्सुकता हुई उसे आरंभ हुआ, और उस उत्सुकता के उत्पन्न होने के बाद में वह उस फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ करता है, व्यापार करता है। वह प्रयत्न जो अवस्था से गुजरती ही है हमारी कथा वस्तु। अब जब प्रयत्न कर रहा है तो प्रयत्न करते करते बीच में इस प्रकार की अवस्था होती है व्यक्ति की, कथा वस्तु क्या कोई भी हम कर्म करें, कि वह अपने उद्देश्य प्राप्ति या विघ्नों से जो है मतलब कि परेशान हो क्या विघ्नों से विघ्नता पूर्वक वह बीच में ही समाप्त हो जाए, इस प्रकार की स्थिति के बीच में दोलायमान रहती है, तो वह प्राप्त्याशा नामक अवस्था होती है। अर्थात ऐसी अवस्था जहाँ फल प्राप्ति भी अनिश्चित होती है और विघ्नों के आने की आशंका रहती है, वहाँ स्थिति असमंजस में रहती है कि फल प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अर्थात विघ्नों के कारण जो है फल प्राप्ति नहीं होगी या फिर निरंतर प्रयत्न करने से प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की जो अवस्था आती है, इस प्रकार की जो स्थिति उस कार्य की होती है, नाटक की रूपक की कथा वस्तु होती है, वह प्राप्त्याशा नामक जो है अवस्था कहलाती है। पहली जो है अवस्था हम देखें तो फल प्राप्ति की उत्सुकता हुई। दूसरी अवस्था हुई कि फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया गया, लेकिन प्रयत्न प्रारंभ करने के पश्चात जब फल प्राप्ति नहीं हो रही है तो बीच में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ यह निश्चित नहीं हो पाता कि इस प्रयत्न करने के उपरांत भी फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या विघ्नों के कारण फल प्राप्ति बाधित होती रहेगी। वह जो स्थिति है वह प्राप्त्याशा नामक कार्य अवस्था कहलाती है। उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव है। अर्थात विघ्न की प्राप्ति या विघ्नों से बाधित होते रहने के बीच की जो अवस्था है, मतलब कि जहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता कि यहाँ पर फल प्राप्ति होगी या ये जो कर्म है ये विघ्नों से बाधित होकर के बीच में ही रुक जाएगा। इस प्रकार की जो स्थितियों में जब नाटक की कथा वस्तु रहती है, रूपक की कथा वस्तु रहती है, तो वह कार्य अवस्था कौन से कहलाती है? प्राप्त्याशा नामक कार्य अवस्था कहलाती है।
पुनः एक बात देखते हैं, उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव है। अर्थात जहाँ उपाय तथा विघ्न की आशंका के कारण फल प्राप्ति के विषय में कोई एकांतिक निश्चय नहीं हो पाता, वह फल प्राप्ति की संभावना उपाय व विघ्न आशंका दोनों में दोलायमान रहती है, वहाँ पर प्राप्त्याशा नामक अवस्था होती है। चौथी अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, नियताप्ति की। अपाया भावतः प्राप्तिर्नियताप्ति ही सुनिश्चिता। अपाया भावतः, जब विघ्नों का अभाव हो जाता है, अर्थात निरंतर प्रयत्न करते रहने से जब विघ्न सारे हट जाते हैं और प्राप्ति सुनिश्चिता, और फल की प्राप्ति जब सुनिश्चित हो जाती है कि हाँ अब तो है उद्देश्य की प्राप्ति होगी ही, फल की प्राप्ति हो गई ही, वह अवस्था नियताप्ति कहलाती है। अर्थात रूपक की वह कार्यावस्था जहाँ जो फल प्राप्ति के मार्ग में उपस्थित सभी बाधाएं हट जाती हैं, समाप्त हो जाती है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस नायक आदि ने यह कार्य प्रारंभ किया था, इसके लिए प्रयत्न प्रारंभ किया था, उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित ही होगी, वह अवस्था नियताप्ति अवस्था कहलाती है, वह कार्यावस्था नियताप्ति कहलाती है। जब विघ्न के अभाव के कारण फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है तो नियताप्ति नामक अवस्था होती है। अर्थात जब सारे विघ्न मार्ग से हट जाते हैं, सभी विघ्नों का नाश कर दिया जाता है, विघ्न रहित जब मार्ग हो जाता है और यह प्रतीत हो जाता है स्पष्टतः कि अब जो है नायक आदि को फल की प्राप्ति होनी ही है, वहाँ किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ऐसी अवस्था जब रूपक की आती है तो वह कार्य अवस्था कहलाती है नियताप्ति, उसे नियताप्ति नामक कार्य अवस्था कही जाती है। यहाँ तक कि हमारी 4 कार्य अवस्थाएँ हो गई। पहले आरंभ जो था, नायक आदि जो है उनके मन में उत्सुकता मात्र पैदा होना आरंभ कहलाता है कार्य अवस्था, और जब उत्सुकता पैदा हो गई, कार्य आरंभ हो गया, तो उसके बाद में उस फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया जाता है, वह अवस्था प्रयत्न कहलाती है। और एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर निरंतर प्रयत्न करते रहने पर और विघ्नों के द्वारा बाधित होते रहने पर यह निश्चित नहीं हो पाता कि नायक आदि के प्रारंभ किए गए इस कार्य की फल प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या विघ्नों से बाधित होकर यह कार्य बीच में अधूरा रह जाएगा या अस्पष्ट रह जाएगा। ऐसी जो अवस्था होती है वह प्राप्त्याशा कहलाती है, वह प्राप्त्याशा कार्य अवस्था होती है, जहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि फल प्राप्ति होगी या नहीं होगी। और जब सारे विघ्नों को मार्ग से हटा दिया जाता है, सारे विघ्नों का अभाव हो जाता है और सुनिश्चितता यह हो जाती है कि अब फल प्राप्ति निश्चित ही होनी है, तो वह अवस्था नियताप्ति अवस्था कहलाती है। आगे अंतिम जो कार्य अवस्था है 5वें है, समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदित। समग्र फल संपत्ति, जब समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात कथा अपनी पूर्णता को प्राप्त कह जाती है, तो उसे फलयोग या फलागम कहलाते हैं। फलागम जो कार्य अवस्था है उससे तात्पर्य है जब जो जिस उत्सुकता के साथ कार्य को प्रारंभ किया गया था, जो उत्सुकता प्रारंभ में नायक के मन में हुई थी, उस उत्सुकता की प्राप्ति हो जाना ही क्या कहलाता है, फलागम कार्यावस्था कहलाती है। ये अंतिम जो है कार्यावस्था होती है रूपक की कथा वस्तु की। प्रथम जो है, पुनः एक बार दृष्टिपात करें, आरंभ, जहाँ नायक आदि के मन में उत्सुकता प्रारंभ होती है फल प्राप्ति के प्रति, वह आरंभ होती है। उत्सुकता होने के उपरांत वह उस फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ करता है, व्यापार करता है, चेष्टाएं करता है, क्रिया करता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, वह अवस्था कहलाती है प्रयत्न अवस्था। और जब प्रयत्न करते रहने पर और निरंतर विघ्न आने पर यह निश्चित नहीं हो पाता कि फल प्राप्ति होगी या नहीं, वह अवस्था प्राप्त्याशा अवस्था कहलाती है। और निरंतर जो है प्रयत्न करते रहने पर एक अवस्था वह होती है जब सभी विघ्नों का नाश हो जाता है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि नायक को फल की प्राप्ति होगी ही, वह अवस्था नियताप्ति कहलाती है। और जब समस्त विघ्न हट जाते हैं और समस्त फलों की प्राप्ति नायक आदि को हो जाती है, तो वह अवस्था अंतिम अवस्था फलागम कहलाती है। इस प्रकार ये जो नाट्य रूपक की कथा वस्तु है
जो कार्य अवस्थाएं हैं 5 प्रकार की होती हैं। कथा वस्तु जो है 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। रूपक की जो कथा वस्तु है वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जो कि आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम कहलाती है, जिनको कि हमने विस्तार से समझा। आगे देखते हैं। अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्यः पंचसन्धयः। अर्थ प्रकृतयः पंच, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, पंच अवस्था समन्विता और 5 अवस्थाओं से समन्वित और 5 अवस्थाओं से मिलने पर, 5 अवस्थाएं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, इन सब के मिलने पर अवस्थाओं से जब बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य 5 अर्थ प्रकृतियाँ क्रमशः 5 जो अवस्थाओं से मिलती है, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, इन अवस्थाओं से मिलती है, तो क्रमशः मुख आदि 5 संधियों की रचना होती है। रूपक के अंदर जो हमने बताया था 5 अर्थ प्रक्रियाएं होती हैं, 5 जो है कार्य अवस्थाएं होती हैं और 5 संधियां होती है। तो संधियों की रचना कब होती है? जब 5 अर्थ प्रकृतियां क्रमशः 5 अर्थ वो कार्य अवस्थाओं से मिलती है, तो मुख आदि क्रमशः 5 जो है संधियों की रचना होती है। अब ये संधियां कौन सी है, कितनी है? 5 हैं, ये तो हमें पता लग ही गया। इनके नाम क्या है, लक्षण क्या है और कौन सी कार्य अवस्था का कौन सी कार्य और अर्थ प्रकृति से मिलने पर किस संधि की उत्पत्ति होती है, इन सभी बातों की चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।